एक जगह पढ़िए, पूरे मन से पढ़िए। भटकने वाले बच्चे बहाने बनाते रह जाते हैं और जो मेहनती बच्चे होते हैं वही बच्चे जाकर इतिहास रच जाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री का पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस पर। मेरे प्यारे विद्यार्थी, एनसीईआरटी का सैलाब जारी रहेगा और पूरा नोट्स आपके भेजा में घुसाया जाएगा बढ़िया से। मेरे साथ बने रहिए और मजे से पढ़ते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने बताया था फ्रेडरिक सड्यू के बारे में, जिन्होंने 4 देशों की एक श्रृंखला बनाया था। 4 देशों की एक श्रृंखला बनाया था और उस श्रृंखला में, उस पिक्चर में, उस तस्वीर में आपको दिखाया गया था, जैसा देख सकते हैं ऊपर ये चित्र जो है आप सभी को दिखाया गया था कि किस तरह से सभी देश स्वतंत्र होने के बाद अपना अपना झंडा लेके आज़ादी के जश्न में लाइन में खड़े प्रतीत हो रहे हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज हम लोग जानेंगे वो फर्स्ट पार्ट में जो 2 टॉपिक महत्वपूर्ण था जो छूट गया था उसके बारे में। नया शब्द था, तो पहला शब्द था हमारा निरंकुशवाद। निरंकुशवाद मतलब जिस पर कोई भी अंकुश न लगाए वह कला क्या, निरंकुश। निरंकुशवाद ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता किसी एक व्यक्ति या राजा के हाथ में केंद्रित होता है। जैसे फ्रांस की क्रांति में क्या था मेरे प्यारे बच्चों, 1789 के पहले वहां पे बोरबोन वंश का शासक था जिसके राजा थे लुई सोलावा की पत्नी के नाम मेरी अंतवानेट। वहां पे हम लोग देखते थे क्या कि वो अपना मनमानी करता था, मतलब जबरदस्ती अपने बातों को अपने देश के जनता पे थोपना, उनसे जबरदस्ती करना, अपनी बात मनमाना ही क्या कहलाता है, निरंकुशवाद कहलाता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक देखिएगा, दूसरा पॉइंट, जनता को शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, इसमें राजा ही सर्वोपरि होता है। बच्चों, जब तक राष्ट्रवाद की भावना का उदय नहीं हुआ था उससे पहले राजा ही सब कुछ होते थे, समझ गए ना, राजा को ही लोग अपना सब कुछ मानते थे। यह शासन प्राय सैन्य शक्ति और दमन पर आधारित होता था। निरंकुशवाद का शासन सैन्य शक्ति और दमन पर आधारित होता था, मतलब उसको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। ठीक है ना, यही है बच्चा निरंकुशवाद। चलिए, अब एक और हमारा टॉपिक था जिसका नाम है कल्पनादर्श, यूटोपिया। यूटोपिया मतलब कल्पनादर्श, एक ऐसा समाज, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी कल्पना किया जा सके, समझ गए ना, किया जा सके, वही क्या कहलाता है, कल्पनादर्श। एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना जिसका वास्तविक रूप अस्तित्व में लगभग असंभव हो। मतलब हम सोच रहे कि अपना देश एक ऐसा अमेजिंग बनाए जिसमें हमारे हिसाब से काम हो, नदी हो, तालाब हो, झरना हो, रोड हो, लेकिन यह सिर्फ एक सपना होता है, ऐसा वास्तविक में संभव मतलब लगभग असंभव ही होता है, वही क्या कहलाता है, कल्पनादर्श। इसे आदर्श संसार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, अब हम आ जाते हैं फ्रेडरिक सड्यू के 4 चित्रों का संदेश। ये जो फ्रेडरिक सड्यू है बच्चा, फ्रेडरिक सड्यू है जो फ्रांस के था, उन्होंने 4 चित्रों का जो श्रृंखला बनाया था, फ्रेडरिक सड्यू 4 चित्रों का बच्चा श्रृंखला जो बनाया था, हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे 1848 में। 1848 में फ्रेडरिक सड्यू जो था एक फ्रांसीसी कलाकार था जिन्होंने 4 देशों की श्रृंखला, विभिन्न देशों की क्या बनाए थे, श्रृंखला बनाए थे, समझ गए ना। तो ये इनका जो चित्र था फ्रेडरिक सड्यू द्वारा जो बनाया हुआ चित्र, उसका क्या महत्व था, क्या वो चित्र संदेश देना चाहता था। सबसे पहले चित्र में विभिन्न देशों के लोग अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज लेकर चल रहे हैं। चलिए, तो दिखा दे रहे हैं आपको, देख लीजिए ध्यान से। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनके जो पिक्चर है, चित्र है, उसमें बहुत सारे देश के लोग हैं, बहुत सारे देश के जो लोग हैं मेरे प्यारे बच्चा, वो क्या है, अपना अपना देश के झंडा लिए हुए हैं, कतार में खड़े हैं, समझ गए ना। चलिए, अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है। सभी लोग स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का समर्थन कर रहे हैं। जर्मनी के लोग काला, लाल और सुनहरा झंडा
जर्मनी के लोग काला, लाल और सुनहरा झंडा लिए हुए हैं। याद रखिएगा, जर्मनी के झंडे का कलर, देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, जर्मनी के झंडे का कलर काला, लाल और सुनहरा। जैसे भारत का होता है ना केसरिया, व्हाइट और ग्रीन होता है ना बच्चा, उसी तरह से जर्मनी का कलर क्या है, जर्मनी का कलर क्या है, काला, लाल और सुनहरा झंडा है, ठीक है ना। चित्र राष्ट्रों के बीच शांति, एकता और लोकतंत्र का संदेश देता है। यह चित्र राष्ट्रवाद की कल्पना को दर्शाता है। देखिए, तो यह जो चित्र है, यह फ्रेडरिक सरू का जो चित्र है, कल्पनादर्शी चित्र है, जिसमें दिखाया गया कि सबको स्वतंत्र हो गया। ये स्वतंत्र जो है ना, स्त्री का प्रतिमा, मतलब स्वतंत्रता का प्रतीक स्त्री को दिखाया गया। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, देख सकते हैं, थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं, बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, स्त्री को दिखाया गया है, ठीक है। और ये देखिए, सारे देश अपने अपने झंडा लेके एक कतार में खड़े हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, कोई दिक्कत। देखिए, जर्मनी का काला, लाल और सुनहरा झंडा लिए हुए हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काला लाल वाला झंडा कौन है, यही ना। चलिए, ये रहा जर्मनी का झंडा, ठीक है। सब देश अपना अपना झंडा लिए हुए लाइन में खड़े हैं। चलिए, अब आते हैं चैप्टर पे, राष्ट्रवाद का उदय। बच्चा पॉइंट बाय पॉइंट समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा। राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली विचार बन गया था। राष्ट्रवाद ने यूरोप की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को बदल दिया। जैसे ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को उथल पुथल कर दिया, मतलब पूरे तरह से बदल दिया। जब तक राष्ट्रवाद का मतलब उदय नहीं था, उससे पहले राजा ही सब कुछ होते थे, राजा ही शासन करते थे, राजा ही देश को चलाते थे। लेकिन जैसे ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ, सबको पता चला कि नहीं, सब सर्वोपरि देश होता है, देश में भाईचारा, बंधुत्व होना चाहिए, समझ गए ना, अपनत्व का भावना होना चाहिए। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, एक ऐसा विचारधारा जो किसी देश में एक साझा पहचान को बढ़ावा दे। वह पहचान किसके लिए हो, अपने देश के लिए, अपने देश के हित में हो, जो सबको एक समान लेकर चल सके, एक पेशे में बांध सके, समझ गए ना। राष्ट्रवाद का मतलब वही होता है, ठीक है, एक ऐसा विचारधारा जो सबको एक लेकर चले, एक होने पर मजबूर कर दे। बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। लोगों में साझा इतिहास, संस्कृति और पहचान की भावना विकसित हुई। राष्ट्रवाद का मतलब है एक साझा पहचान को विकसित करना, ठीक है। राष्ट्र राज्य, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नेशनल स्टेट यानी राष्ट्र राज्य की विशेषता क्या है। तो राष्ट्र राज्य की विशेषता यही है, निश्चित सीमा वाला राज्य, मतलब उसका जो बॉर्डर सीमा है, देख सकते हैं ना, सीमा क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। समान नागरिकता, वहां पर निवास कर रहे सभी लोगों के पास समान नागरिकता हो। तीसरा, साझा इतिहास एवं संस्कृति, अपने संस्कृति का एक साझा पहचान को बढ़ावा दे सके। नागरिकों में राष्ट्रीय एकता की भावना और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। सबसे पहले तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होना चाहिए, किस तरह से, इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। पीस डेमोक्रेसी, लोकतंत्र रहेगा और शांति रहेगा। पीस डेमोक्रेसी, पीस मतलब शांति, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, यानी सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, कैसा होना चाहिए, यहां पर ध्यान से देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है ना। लोकतांत्रिक सरकार होगा तब जनता अपने मर्जी से सब काम कर सकेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा। चलिए ध्यान दीजिए, राष्ट्रवाद के विकास के कारण। अब बच्चा राष्ट्रवाद के विकास के कारण को समझिएगा, राष्ट्रवाद के विकास के क्या क्या कारण है। हाँ, तो पहला पॉइंट है साझा इतिहास और संस्कृति। राष्ट्रवाद के विकास का कारण है साझा इतिहास और संस्कृति। दूसरा, समान भाषा एवं परंपरा। तीसरा है लोगों के संघर्ष और आंदोलन, मतलब लोग संघर्षमय हो और आंदोलन जारी रखते रहे।
लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता की भावना, राष्ट्रीय एकता की इच्छा। ठीक है, राष्ट्रवाद के विकास के कारण ये सब है। साझा इतिहास और संस्कृति, समान भाषा एवं परंपरा, लोगों के संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता की भावना, राष्ट्रीय एकता की इच्छा। राष्ट्रीय एकता की इच्छा, समझिए, राष्ट्र में एकता हो, ऐसा इच्छा रखिए कि राष्ट्र में क्या होना चाहिए, एकता होना चाहिए। जब एकता होगा, भाईचारा होगा, बंधुत्व होगा, समझ गए ना, तब राष्ट्र का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्रवाद को कायम रखने के लिए, राष्ट्र के सभी लोगों के प्रति एक साझा पहचान, प्यार, अपनत्व, भाईचारा, ये सब होना बहुत ही क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जरूरी है। ठीक है ना। अनसेट रेनर जो थे एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। 1882 में उन्होंने राष्ट्र क्या, इस विषय पर प्रसिद्ध व्याख्यान दिया। अनसेट रेनर जो है राष्ट्र क्या है, राष्ट्र को बताया। कौन बताया राष्ट्र को बच्चा, अनसेट रेनर ने क्या बताया। उनके अनुसार राष्ट्र केवल भाषा, धर्म, नस्ल या क्षेत्र से नहीं बनता। अनसेट रेनर का कहना था कि जो राष्ट्र है केवल भाषा, धर्म, नस्ल से नहीं बनता। ध्यान दीजिए, ये एक राष्ट्र है मेरे प्यारे बच्चा, यह एक राष्ट्र है। यह अनसेट रेनर एक फ्रांसीसी दार्शनिक, जिन्होंने कहा था क्या, नागरिकों में एकता और लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए। राष्ट्र राज्य निश्चित सीमा, समान नागरिकता होना चाहिए। राष्ट्रवाद का उदय एक शक्तिशाली विचार है। बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों का अंत होना चाहिए। अनसेट रेनर के अनुसार राष्ट्र क्या, अनसेट रेनर के अनुसार राष्ट्र क्या है। ठीक है, तो बच्चा अनसेट रेनर जो है उनके अनुसार राष्ट्र क्या है उसको समझिएगा। राष्ट्र लोगों की साझी स्मृतियों पर आधारित होता है। राष्ट्र का निर्माण साझे संघर्ष और बलिदान से होता है। समझ गए ना, एक राष्ट्र के निर्माण में बलिदान देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। ठीक है, राष्ट्र में रहने वाले लोगों के साथ रहने की इच्छा सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई राष्ट्र में लोग रह रहे हैं तो उनका रहने का इच्छा है या नहीं है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्र एक दैनिक जनमत संग्रह। राष्ट्र में जनमत संग्रह होना चाहिए। एक राष्ट्र के निर्माण में वहां के रह रहे सभी लोगों की इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों कि मैं जबरदस्ती किसी के दबाव में कोई देश में रह रहा हूं, ऐसा नहीं। अगर जो आपको किसी देश में रहने की स्वतंत्रता मिल जाए, आप अपने इच्छा अनुसार रहे, राष्ट्रवाद का मतलब यही होता है। यह किसने कहा था, अनसेट रेनर ने बताया था। राष्ट्र एक दैनिक जनमत संग्रह के समान है। राष्ट्रीय एकता लोगों की सहमति और विश्वास पर आधारित होती है।